हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आपके पास पिछले कुछ वीडियोस में मैं आपको बता चुका हूँ मैट्रिसेस के बारे में। तो उसमें मैंने आपके पास कई टॉपिक जब आपके पास बताया, जैसे उसमें इंट्रोडक्शन बताया, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस बताया, और साथ में आपके पास उन पर लगने वाले ऑपरेशंस और उन पर आपके पास ट्रांसफॉर्मेशन, सब एलिमेंट्री ऑपरेशन द्वारा ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक, तो लगभग वो चैप्टर आपके पास कंप्लीट हो चुका है। इस वीडियो में आपके पास केवल जो मैंने आपको पढ़ाया है उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं आपके पास, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आपके पास वो थोड़ा सा उसका और साथ में जो डिस्क्रिप्शन आपके पास है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसमें आपके पास मैं उन सब के लिंक भी आपको डाल दूँगा आपके पास, ताकि आप उनको दोबारा अगर यूज़ कर देखना चाहो तो उसको दोबारा समझ सकते हो आपके पास। ठीक, तो इस वीडियो में आपके पास हम केवल रिवीजन करेंगे आपके पास जो मेन टॉपिक हैं उनके आपके पास। ठीक है, एग्जाम्पल ज़्यादा नहीं बताऊंगा, बस केवल आपका जो मेन कॉन्सेप्ट है वो बताने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले आपके पास हमने पढ़ा इसकी डेफिनेशन, या हम पढ़ा हमने इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में इसकी डेफिनेशन पढ़ी। तो इंट्रोडक्शन में हमने डेफिनेशन पढ़ा आपके पास मैट्रिसेस की, कि आपके पास होता क्या है, मैट्रिक्स आपके पास होता है, ये आपके पास होता है रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स। ये आपके पास क्या होता है, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है एलिमेंट्स का। अब एलिमेंट्स था तो आपके पास एलिमेंट्स जो हैं वो नंबर्स भी हो सकते हैं या फंक्शन भी, इन रोज एंड कॉलम्स। ये आपके पास क्या होता है, रोज और कॉलम्स में आपके पास क्या होता है, एक प्रकार का अरेंजमेंट होता है आपके पास। ठीक है, अब होता है आपके पास अरेंजमेंट, इसका नोटेशन आपके पास जो होता है वो देखो, वो इंपॉर्टेंट है नोटेशन। हमेशा उसके लिए हम क्या करते हैं, कैपिटल लेटर का यूज़ करते हैं। क्या करते हैं आपके पास, कैपिटल लेटर। ए इक्वल टू हम लिखते हैं AIJ, इक्वल टू लिखा जाता है इस प्रकार से, A11, A12, A13 और ऐसे चलते हुए A1N। अब ध्यान देने वाली बात है कि ये इसमें इसका ऑर्डर होता है M क्रॉस N। इस प्रकार से हो जाएगा A21, A22, A23, A2N, और इधर की तरफ चलते हुए तो AM1, AM2, AM3 और ऐसे चलते हुए AMN। ये इंपॉर्टेंट है, ये AIJ क्या है, ये AIJ जो है वो इंपॉर्टेंट, ये आपके पास कहलाता है जनरल एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स ए। ये जो आपके पास मैट्रिक्स ए है उसका क्या है, ये जनरल एलिमेंट है। और इस AIJ में हम इस AIJ को ऐसे भी लिखते हैं, ये आपके पास होता है एलिमेंट ऑफ। अब थोड़ा ध्यान देना, ये जो आई होता है ये हमेशा नंबर ऑफ रो, और यानी जो पहला एलिमेंट होगा हमेशा क्या होगा, वो रो को निरूपित करेगा, और ये दूसरा क्या, कॉलम को। ये एलिमेंट निरूपित करता है एलिमेंट ऑफ आइथ रो एंड जेथ कॉलम। तो ये आपके पास इस प्रकार से आपके पास ये जो AIJ है आपके पास, और आई का मान जो होगा, आई की वैल्यू हमेशा क्या है 1 to M, और जे की जो वैल्यू होगी वो भी होगी 1 से लेके हुए N तक। अब बात करते हैं हम M और N की। तो जहाँ आपके पास M ये आपके पास निरूपित कर रहा है नंबर ऑफ रोज को, कितने इस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो है, और N आपके पास होता है नंबर ऑफ कॉलम्स। तो मैं आपको बता चुका हूँ आपके पास। ठीक है, तो ये आपने इसके पहले से पहले पढ़ा इंट्रोडक्शन में हमको क्या क्या पढ़ा, कि उसकी डेफिनेशन क्या है, कि मैट्रिक्स क्या होता है, एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है एलिमेंट्स का इन रोज एंड कॉलम्स। ठीक, और इसमें हमेशा यूज़ क्या करते हैं, ब्रैकेट का यूज़ किया जाता है। इस प्रकार का इसका नोटेशन आपके पास। ठीक है, इसका नोटेशन AIJ इक्वल टू भी आपके पास है। तो AIJ क्या निरूपित करता है, इसका व्यापक अवयव, यानी ये सभी अवयवों को निरूपित कर रहा है। इसमें आने वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट भी कहते हैं, एंट्रीज भी कहते हैं, कन्फ्यूजन नहीं होना है। ठीक है, तो आपके पास इस प्रकार से, तो इस प्रकार से एक आपके पास इंपॉर्टेंट जाता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। जब ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की बात करते हैं तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कहलाता है M क्रॉस N। जैसे आपके पास मैंने कहा M अगर पंक्तियां हैं और N कॉलम है तो उसके ऑर्डर हो जाएगा M क्रॉस N। और नंबर ऑफ एलिमेंट निकालना तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया जाता है आपके पास, दोनों संख्याओं को। ठीक है, तो पहले हमने पढ़ा आपके पास डेफिनेशन आपके पास कि वो मैट्रिक्स होता क्या है, उसके बाद आपके पास। ठीक है, तो हमने इसमें क्या क्या पढ़ा, इसमें आपके पास उसकी एक तो जनरल डेफिनेशन थी, उसका नोटेशन था। उसके बाद आपके पास एक जनरल एलिमेंट आता है। तो जैसे मैंने कह दिया A13, मैंने कहा A13, इसका मतलब हो गया ये पहली पंक्ति और तीसरे कॉलम का एलिमेंट है। मैंने लिखा ना A13, उसके सबस्क्रिप्ट में आई का मान हो गया, यहाँ पर i इक्वल टू 1 है,
और जे इक्वल टू क्या है 3। तो इसका अर्थ हो गया कि ये जो एलिमेंट है ये पहली पंक्ति और तीसरे कॉलम का आपके पास एलिमेंट होने वाला है, ठीक है। तो ये इस प्रकार का नोटेशन आपके पास है, ठीक। फिर आपके पास है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। तो टाइप ऑफ मैट्रिसेस में हमके पास देखो कई, एक तो आपके पास है, आपको मैंने बताया, मान लो इफ ए इक्वल टू ए आई जे, एम क्रॉस एन ऑर्डर का क्या है, एक मैट्रिक्स है। तो देखो पास सबसे पहले आपके पास है रो मैट्रिक्स। क्या है? रो मैट्रिक्स जिसे हम कहते हैं पंक्ति आव्यूह। इस केस में अगर m इक्वल टू 1 हो जाए, m इक्वल टू क्या हो जाए 1, यानी नंबर ऑफ रोज जो हो, यानी पंक्तियों की संख्या क्या हो जाए, इक्वल टू क्या हो जाए 1। अगर किसी मैट्रिक्स में केवल एक पंक्ति है तो क्या कहलाएगा, बस वो पंक्ति हो, जैसे मैंने कहा a इक्वल टू 1 2 3 4। देखिए इसमें एक ही पंक्ति और 4 कॉलम आपके पास, ठीक है। तो इस प्रकार से रो मैट्रिक्स, इसी प्रकार से हमने पढ़ा आपके पास कॉलम मैट्रिक्स, इसी के जैसा आपके पास है। इस केस में क्या होगा, मैं इसको ज़्यादा डीप बता रहा हूँ, इसमें सिंपली यहाँ पर n इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ कॉलम क्या हो जाएंगे 1। जैसे मैंने कह दिया b इक्वल टू 1 2 और 3। तो देखिए आपके पास इसके ऑर्डर की बात करूँ तो ये हो रहा है 1 इंटू 4, और ये आपके पास हो रहा है इसमें क्योंकि 3 पंक्तियाँ तो 3 इंटू 1। नंबर ऑफ, इसमें नंबर ऑफ रोज 1 थी, इसमें नंबर ऑफ कॉलम क्या हो गया 1। तो ये आपके पास कॉलम मैट्रिक्स। इसके बाद आपको क्वेश्चन पढ़ा होगा जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स जिसके प्रत्येक एलिमेंट क्या होता है, एलिमेंट क्या हो जाए इक्वल टू 0, या मैं ये भी सोचता हूँ ए आई जे इक्वल टू क्या हो जाए, जिसके लिए 0। आप कोई भी अवयव ले लो आपके पास, हमेशा हर अवयव क्या हो जाएगा 0 है, जिसका नोटेशन आपके पास ओ के द्वारा किया जाता है ज़्यादातर आपके पास, ठीक है। 0 भी कहते हैं ठीक है। तो ये इस प्रकार से इसका नोटेशन था आपके पास। तो ये आपके पास पढ़ा हमने कि रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स। उसके बाद आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट था, इसके बीच में भी कुछ और भी थे पर जो इंपॉर्टेंट वो मैं आपको बता रहा हूँ। आपके पास है स्क्वायर मैट्रिक्स, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्क्वायर मैट्रिक्स ए क्या कहलाएगा, ये ए जो मैट्रिक्स है वो स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा इफ m इक्वल टू n, यानी नंबर ऑफ रोज इक्वल टू क्या हो जाए, नंबर ऑफ कॉलम्स हो जा रहे हैं। अगर ऐसा आपके पास होता है तो हम कहते हैं कि वो क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा। जैसे एग्जांपल के रूप मैंने कह दिया 2 5 7 6 1 0 -3 2 और 4 मैंने लिख दिया। अगर मैं आपसे पूछूं इसमें पंक्तियां कितनी, तो देखो पंक्तियां 3 है और कॉलम भी कितने 3, तो ये आपके पास 3। यहाँ पर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम क्या है, सेम आपके पास। तो ये आपके पास है स्क्वायर मैट्रिक्स आपके पास, और ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जो हम अगला चैप्टर पढ़ने वाले इसी पे डिपेंड करने वाला है स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। तो अब स्क्वायर मैट्रिक्स के कुछ टाइप्स थे, देखो आपके पास क्या क्या आपके पास। पहला आपके पास, अब स्क्वायर मैट्रिक्स की एक प्रॉपर्टी होती है, उसको बताता हूँ आपके पास। इसमें होता है डायगोनल एलिमेंट, डायगोनल एलिमेंट्स आपके पास। स्क्वायर मैट्रिक्स की एक प्रॉपर्टी आपके पास है, बहुत इंपॉर्टेंट, और ये आगे जाके भी बहुत ज़्यादा यूज होने वाली है आपके पास, ठीक है। अब बात करते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स की, तो डायगोनल मैट्रिक्स आपके पास, डायगोनल आपके पास एलिमेंट जो होते हैं उन पे ही आधारित आगे आपके पास टाइप आने वाले हैं। देखो तो डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं, देखो आपके पास जब भी आपके पास ये एक वर्ग है तो इसमें दो विकर्ण, एक ये आपके पास, देखो मैं इसको बना देता हूँ आपके पास अलग सा। तो एक तो आपके पास ये है डायगोनल, इसका डायगोनल, ठीक, और एक डायगोनल है ये, ठीक। तो ये जो डायगोनल है, ये जो इस प्रकार से, जिसके लिए अवयवों को अगर मैं देखूँ, ये अवयव की जो पोजीशन है इसमें क्या है A11, इसकी बात करूँ तो ये है A22, और इसकी बात करूँ तो क्या है A33। तो देखो आपके पास किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए फॉर एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, फॉर एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स Aij इज डायगोनल एलिमेंट, जो अवयव Aij वो डायगोनल एलिमेंट कहलाएगा इफ एंड ओनली इफ i इक्वल टू क्या होना चाहिए j, जिसके लिए i और j बराबर हो जाए, मतलब पंक्ति और कॉलम की संख्या क्या होनी, जिसके लिए समान। जैसे ये देखो 1 1 2 2 3 3। अब ये स्क्वायर मैट्रिक्स में ही होना चाहिए। अब ऐसे नहीं कि कोई भी मैट्रिक्स ले लिया उसमें भी अपने 1 1 2 2 3 को डायगोनल एलिमेंट, नहीं, केवल डायगोनल एलिमेंट कहाँ मिलते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स पे ही मिलते हैं आपके पास, ठीक है। तो आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए पास अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो जिन अवयवों के लिए पंक्ति और स्तंभ की संख्या यानी रो और कॉलम का जो नंबर है वो सेम हो जाए, जैसे 1 1 2 2 3 3, वो क्या कहलाते हैं, स्क्वायर जो मैट्रिक्स है उसके डायगोनल एलिमेंट्स कहलाएंगे, क्या कहलाएंगे,
डायगोनल एलिमेंट। तो ये आपके पास इंपॉर्टेंट आपके पास है डायगोनल एलिमेंट के पास, ठीक है। तो इस डायगोनल एलिमेंट के आधार पर ही हम क्या करते हैं, कुछ वर्ग जो वर्ग अवयव है उसको कुछ और प्रकारों में डिवाइड करते हैं। देखिए किस प्रकार से। तो जो टाइप्स आपके पास जो अगला है वो है डायगोनल मैट्रिक्स। तो इसके नाम से जो है डायगोनल मैट्रिक्स है आपके पास, यानी इसको एक वर्ग अवयव को मान लो आपके पास ए इक्वल टू ए आई जे, आपके पास क्या इज एम ऑर्डर्ड स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो ए क्या कहलाता है, ए इज डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा, डायगोनल मैट्रिक्स कहलाता है। यदि इसके लिए कंडीशन क्या है, देखो इफ एंड ओनली इफ, पहला केस कि ए आई जे इक्वल टू इज नॉट इक्वल टू 0 फॉर आई इज इक्वल टू जे। जब आई का मान जे के बराबर है तो अवयव का मान शून्य नहीं है, मतलब हम कह सकते हैं डायगोनल एलिमेंट। यानी इसका अर्थ क्या है कि ए जो आपके पास एक वर्ग अवयव है वो क्या कहलाएगा, विकर्ण अवयव कहलाएगा यदि उसके लिए जो डायगोनल एलिमेंट्स वो शून्य नहीं है, बट अन्य सभी क्या हो जाएं 0 फॉर एवरी आई नॉट इक्वल टू जी। देखो डायगोनल एलिमेंट तो शून्य नहीं है पर अन्य क्या हो रहे हैं, सभी शून्य। जैसे मैंने कह दिया एग्जाम्पल के रूप में 1 2 0 और 0। देखो ये 2 क्रॉस 2 का वर्ग अवयव है और इसमें विकर्ण के अवयवों के अतिरिक्त क्या है, सभी शून्य। ठीक, ऐसे ही आपके पास आता है आपके पास अदिश, हिंदी में कहते हैं अदिश या इंग्लिश में कहते हैं स्केलर मैट्रिक्स। क्या कहते हैं, स्केलर मैट्रिक्स। सेम कंडीशन है, अगर पहले वाली कंडीशन कुछ ऐसा हो जाए कि ए आई जे अभी तक शून्य नहीं था ना, शून्य के अलावा मैंने कह दिया कोई कांस्टेंट हो जाए के, कोई स्केलर आपके पास हो जाए और अन्य सारे अवयव क्या हो जा रहे हैं, ए आई जे इक्वल टू 0 ही रह रहे हैं। या ये तो आपके पास हो रहा है डायगोनल एलिमेंट के लिए, यानी विकर्ण के अवयव तो क्या हो जाए के बराबर, और ये आपके पास क्या है जो विकर्ण के अवयव नहीं है वो क्या हो जाए शून्य। जैसे मैंने कहा ए इक्वल टू 5 0 0 और 5। देखें ये भी डायगोनल एलिमेंट डायगोनल मैट्रिक्स ही है, पर इस केस में क्या हो गए हैं, जो डायगोनल एलिमेंट वो सेम भी हो गए के बराबर आपका, जबकि इस केस में क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, और इसी प्रकार से एक और आता है वो है इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को या इसे यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं, यूनिट मैट्रिक्स। इसे हिंदी में कहते हैं तत्समक आव्यूह या इकाई आपके पास आव्यूह। ठीक है, तो ये आपके पास है, ये सिंपल इसी का एक रूप है। जब क्या हो जाए विकर्ण के अवयव क्या हो जाए, डायगोनल एलिमेंट्स तो हो जाए कितना 1, डायगोनल के का मान 1 रख दिया, और अदर एलिमेंट्स क्या हो जाए, अदर एलिमेंट्स हो जाएं। देखो अदर एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, इक्वल टू 0। तो अगर आपके पास कहीं पर आपके पास ऐसा हो रहा है, जैसे इसका एग्जांपल ये सिंपल मैंने लिख दिया I2 द्वितीय कोटि का तत्समक अवयव होगा 1 0 0 1। मैंने सबस्क्रिप्ट में 2 लिखा, मतलब ये द्वितीय कोटि का है, ये इस प्रकार से। ठीक है, तो जिसके विकर्ण के अवयव केवल 1 है, अन्य के सभी क्या है 0। तो ये टाइप्स हमने पढ़ा आपके पास, तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक भी भेज दूंगा आपके पास। ठीक, तो हमने पढ़ा टाइप्स। उसके बाद हमने पढ़ा था इक्वल मैट्रिक्स। देखिए इक्वल मैट्रिक्स क्या होता है। अब आपके पास टॉपिक है इक्वल मैट्रिक्स। तो समान अवयव, तो अवयव में समान होगा क्या, ऑर्डर समान होगा और संगत अवयव समान है। देखो पर तो ए एंड बी आर इक्वल मैट्रिक्स, ये कहलाएंगे इक्वल कहलाएंगे, यानी ए इक्वल टू बी कहलाएगा। इसके लिए अनिवार्य कंडीशन क्या है, 2 कंडीशन है। पहला तो आपके पास क्या है कि ऑर्डर आर सेम, उन दोनों के क्या होने चाहिए, ऑर्डर सेम होने चाहिए। दूसरा आपके पास है करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर सेम, यानी ए आई जे इक्वल टू क्या होना चाहिए, बी आई जे फॉर एवरी आई जे का कोई भी 2 मान लीजिए समझ। यानी इसका अर्थ क्या है, मैंने कहा A23 इक्वल टू क्या होना चाहिए, B23 होना ही होना चाहिए। तो आपके पास 2 अवयव समान कहलाएंगे यदि आपके पास दोनों के ऑर्डर समान हो और आपके पास क्या होना चाहिए, साथ में उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी क्या होना चाहिए, सेम होने चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने टाइप्स में ये पढ़ा। इसके बाद हम पढ़ते थे ऑपरेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपके पास है ऑपरेशन का। ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस। तो ऑपरेशन में हमने सबसे पहले पढ़ा था एडिशन सिंपल सा टॉपिक था आपके पास। एडिशन और सब्सट्रैक्शन एक जैसा ही था, तो मैं इसको सीधे सीधे भी बता रहा हूँ बस। ठीक है,
तो एडिशन और सब्सट्रैक्शन जो है ये दोनों के दोनों पॉसिबल तब हैं जब उनका क्या होना चाहिए, ऑर्डर सेम होना चाहिए। आपके पास सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि ए एंड बी बोथ है सेम ऑर्डर, उनका क्या होना चाहिए, ऑर्डर क्या होना चाहिए, समान। जब तक ऑर्डर समान हो तो हम एडिशन और सब्सट्रैक्शन नहीं कर सकते हैं। तो ए प्लस बी निकाला कैसे जाएगा, हम क्या करते हैं कि उनके जो संगत जो अवयव हों उनको क्या कर देता है, जोड़ दिया जाता है। मतलब ए आई जे में प्लस बी आई जे कर दिया जाएगा। यानी हम करेंगे क्या, ए प्लस बी इक्वल टू भी क्या मिलेगा, एक मैट्रिक्स ही मिलने वाला है। क्या मिलेगा, एक मैट्रिक्स मिलेगा। अब निकालेंगे कैसे, बाय एडिंग करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। तो हम क्या करेंगे, दोनों अवयव ए और बी दोनों के जो आपके पास करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है ना उनको जोड़ दिया जाएगा बस, ठीक है। और माइनस का भी सेम ऐसी है, जैसे आपके पास ये एडिशन का हुआ, सब्सट्रैक्शन में भी कुछ ऐसी होगा। अगर आपको माइनस करना है तो हम क्या करेंगे, करस्पॉन्डिंग जो आपके पास एलिमेंट्स होंगे उनको माइनस कर दिया जाएगा आपके पास, ठीक है। मतलब कहने का अर्थ क्या है, A11 होगा तो यहाँ B11 होना चाहिए, A11 जुड़ेगा B11 से, A12 जुड़ेगा B12 से, और ऐसे ही क्या होता है, माइनस में भी होता है। तो आपको एडिशन और सब्सट्रैक्शन इजीली हम कर सकते हैं। बस उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ भी थी, वो क्रम विनिमय होता है, सहचर्य होता है, तो वो आपके पास इजीली आप ना उसको दोबारा समझ सकते हो। वैसे मैं आपके पास डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी डालने वाला हूँ, ठीक है। तो ये था एडिशन और सब्सट्रैक्शन दोनों ही आपके पास, ठीक। तब उसके बाद आपके पास आता है मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन आपके पास दो प्रकार का है, एक तो आपके पास है विद स्केलर, यानी आपके पास किसी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन किसके साथ, स्केलर के साथ। मतलब कहने का टाइम के टाइम्स ऑफ ए है। अगर मैं कहता हूँ किसी कांस्टेंट स्केलर के पास कोई कांस्टेंट है के, उसको हम करें गुणा करें ए से, तो आपके पास ये होगा क्या कि आपको के से इसके प्रत्येक अवयव को गुणा करना पड़ेगा। ये हो जाएगा के टाइम्स ऑफ ए आई जे। तो आपको करना क्या पड़ेगा, जैसे मैंने कहा आपके पास 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ मैं 1 0 2 और 3 को, तो करेंगे कैसे, हम इस ए के प्रत्येक अवयव को 2 से गुणा कर देंगे, हो जाएगा आपके पास देखें 2 4 0 और 6। तो ये मुझे ये प्राप्त हो जाए, ठीक है। तो पहला मल्टीप्लिकेशन किस प्रकार का है, जब हम किसी अवयव को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। फिर दूसरा मल्टीप्लिकेशन है ये आपके पास मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिसेस। अभी आपके पास है 2 अवयव का मल्टीप्लाई, और ये आपके पास इंपॉर्टेंट है। आपके पास मल्टीप्लाई के दौरान आपको देखना क्या होता है, देखो मैंने कहा आपके पास एक अवयव है ए इक्वल टू ए आई जे जिसकी ऑर्डर है m क्रॉस n, और दूसरा अवयव है बी आई जे जिसका ऑर्डर है p क्रॉस q। तो इसके लिए देखो देन इन दोनों का मल्टीप्लाई a इंटू बी, ये इस टाइम पर प्री मैट्रिक्स कहलाता है जो पूर्व है, ठीक है। और ये आपके पास होता है पोस्ट मैट्रिक्स। अगर आप इसका क्रम उल्टा कर दो बी ए, तो वो अलग मल्टीप्लिकेशन होगा, ठीक है। तो ए इंटू बी आपके पास अगर आप निकालना है, ये पॉसिबल होगा। ये आपके पास देखो ए इंटू बी इज पॉसिबल या एग्जिस्ट। ए इंटू बी एग्जिस्ट करता है, उसके लिए एक अनिवार्य कंडीशन है। उसके लिए होना क्या चाहिए कि नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए, यानी ए में जो कॉलमों की संख्या है वो किसके बराबर होनी चाहिए, नंबर ऑफ रोज इन बी होना चाहिए। यानी मैं ये भी कह सकता हूं जो प्री मैट्रिक्स है, जो प्री मैट्रिक्स है उसमें जो नंबर ऑफ कॉलम होंगे, नंबर ऑफ कॉलम प्री मैट्रिक्स ए के, वो क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ रोज इन बी, मतलब पोस्ट मैट्रिक्स जो बाद में जो मैट्रिक्स है ना उसके नंबर ऑफ रो के बराबर होनी चाहिए। यानी मैं अगर इस हिसाब से कहूं, यानी अनिवार्य रूप से क्या होना चाहिए, n का मान p के बराबर होना चाहिए, तब जाके पॉसिबल होगा। तो उस टाइम पर पॉसिबल कैसे होगा, देखो तो उस टाइम पर a इंटू बी इक्वल टू जब ए आई जे को मल्टीप्लाई करेंगे m क्रॉस n, इसको मैंने b से मल्टीप्लाई करना है, वो है बी आई जे, क्योंकि मल्टीपल पॉसिबल है तो उसको n को और p को बराबर हो, तो मैंने इसको सीधे लिख दिया n इंटू क्यू लिख दिया। क्या लिखते हैं, n के। तो हमको ये क्या मिलता है, एक मैट्रिक्स मिलती है सी आई जे के रूप में, जो किस कोटि की होती है, m क्रॉस क्यू की। अब ध्यान देना m क्रॉस क्यू, इस a के नंबर ऑफ रोज और b के नंबर ऑफ कॉलम जो आए वो यहाँ पर मिल रहे हैं, ठीक।
अब करेंगे कैसे, ये तो मैंने आपको बता दिया। करेंगे कैसे, ये जो आपके पास है ए के प्रत्येक पंक्ति को मैंने आपको बताया था, ए की आई वी, आपके पास जो आई वी पंक्ति हो बी के जेवे कॉलम से मल्टीप्लाई होना। देखो मुझे प्राप्त सी आई जे हो रहा ना, तो ये तो नंबर की कौन इसकी पोजीशन भी बता रहा है आई जे, पर बता क्या रहा है, प्री मैट्रिक्स के, ये आई के निर्मित कर रहा है प्री मैट्रिक्स की आई वी पंक्ति को पोस्ट मैट्रिक्स के जेवे कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। ये आपको याद रखना है आपके पास, ठीक है। सी आई जे किस प्रकार से निकाला जाता है, यानी प्री मैट्रिक्स जो आपके पास है, देखो यानी आपके पास प्री मैट्रिक जो आपके पास है, देखो आई का मतलब रो ऑफ प्री मैट्रिक्स यानी ए, ये मल्टीप्लाई होगी किससे, आपके पास कॉलम ऑफ पोस्ट मैट्रिक्स आई जे और जे आपको मालूम है, आई पहला हमेशा रो को और जे की निर्मित कॉलम का, रो किसकी, प्री मैट्रिक्स की, और जे किसका यानी कॉलम किसका, पोस्ट मैट्रिक्स के। आपको ये मल्टीप्लाई होते हैं, वो मैंने आपको बताया आपके पास किस प्रकार से होता है, हमने पूरा एक वीडियो आपके पास मल्टीप्लाई का बनाया हुआ आपके पास, ठीक है, तो उसको आप इजीली समझ सकते हो आपके पास, ठीक है। तो ये था मल्टीप्लिकेशन, ठीक। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ भी हैं, जैसे उसमें तो एडिशन की तो क्रम विनिमय, सहचर्यता सब कुछ होता है, पर इसमें आपके पास क्रम विनिमयता आपके पास जरूरी नहीं कि हो आपके पास, और सहचर्यता भी आपके पास किसी किसी स्थिति में जहाँ पर ए बी और सी के लिए ए बी और बी सी का मल्टीप्लाई पॉसिबल हो तब जाके ही होने वाला आपके पास, ठीक है। तो ये आपके पास था ऑपरेशंस में पास, ठीक है। तो आपके पास जो शुरू के जो बेसिक ऑपरेशन है ये आपके पास है, उसके बाद आपके पास था ट्रांसपोज, फिर हमने जो पढ़ा था आपके पास ऑपरेशन वो था ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, जिसे हम कहते हैं हिंदी में परिवर्त, यानी आव्यूह का परिवर्त हमने ज्ञात किया, ठीक है। तो इसको नोटेशन करते हैं हमको इस बार, ठीक है। होता क्या है, अगर मैंने कहा इफ ए इक्वल टू ए आई जे, एक m क्रॉस n का क्या है दिया हुआ मैट्रिक्स है, और हम क्या करें, ठीक है, ये आपके पास दिया हुआ आपके पास, ठीक है, और हमने क्या कर दिया कि रो और कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर दिया। क्या कर दिया, इंटरचेंज का, ये साइन है इंटरचेंज को, ठीक है। इंटरचेंज को नोटेशन इस प्रकार से, दोनों डबल हेडेड है, मतलब जो आर होगा वो किस में चेंज हो जाएगा, कॉलम में चेंज होगा, यानी रो जो है कॉलम में चेंज हो रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से कहने का अर्थ है, अगर ऐसा करते हैं तो आपके पास हमें क्या मिलता है, देन जो हमारे पास रिजल्ट के रूप में मैट्रिक्स प्राप्त होगा, रिजल्ट मैट्रिक्स क्या कहलाएगा, ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहो या परिवर्त कहो, इसको ए डैश या ए, जैसे नोटेशन होगा मैंने कहा ए इक्वल टू है इफ, एग्जाम्पल के लिए मैंने कहा कि अगर ए इक्वल टू था 2 3 5 1 0 और 7, आपको मालूम है किस ऑर्डर का है, इसमें 3 पंक्तियां हैं और 2 कॉलम हैं। अगर मैंने इनकी पंक्तियों और कॉलमों को इंटरचेंज कर दिया, इसको आपसे सी आई सी जे भी लिख दो, ठीक है। तो इंटरचेंज करेंगे तो करना क्या होगा, हमें इसकी पंक्तियों को कॉलम बना देना है, पहली पंक्ति पहला कॉलम ये 2 3, दूसरी पंक्ति दूसरा कॉलम, और तीसरी पंक्ति तीसरा कॉलम। तो अपने आप ही आप देखोगे जो इसके जो कॉलम रहेंगे ना, जो आपके पास क्या थी, जो पंक्तियाँ थी आपने कॉलम में चेंज किया, तो अपने आप ही कॉलम जैसे जो क्या हो गया पंक्तियों में चेंज हो गया, इसका जो ऑर्डर था वो भी चेंज हो गया इस प्रकार से। यानी ए आई जे के लिए ए डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, या आप इसको ए की पावर टी के द्वारा भी निरूपण कर सकते हो, ये इक्वल टू हो जाएगा ए जे, अब आगे आ गया आई इधर आपके पास पीछे, ठीक है, और ये हो जाएगा एन क्रॉस एम का एक मैट्रिक्स आपके पास, ठीक है। तो इसका आपके पास परिवर्त सिंपल सा था, हम क्या करते हैं बस रो को कॉलम में चेंज कर दें आपके पास, ठीक है। तो ये इस प्रकार से आपके पास था ट्रांसपोज। इसकी भी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, तो थोड़ा जैसे बेसिक में आपको मैंने कह दिया ए डैश का डैश इक्वल टू हमें से क्या मिलता है, ए द्विपूरक वाला आपके पास, ठीक है। और इसमें एक इंपॉर्टेंट है ए प्लस माइनस बी का होल डैश इक्वल टू हो जाएगा ए डैश प्लस माइनस बी डैश, के टाइम्स ऑफ ए का होल डैश करेंगे तो के इंटू ए डैश के बराबर। और लास्ट प्रॉपर्टी जो इंपॉर्टेंट है वो है ए बी का होल डैश इक्वल टू बी डैश इंटू ए डैश। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, आपको इजीली आप समझ जाओगे बस, ठीक है। तो वैसे सिंपल सा आपके पास टॉपिक था ये ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। इसके आधार पर हमने जो आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स होते हैं उनके कुछ टाइप्स भी पढ़े थे, उनको देखिए आपके पास। तो ट्रांसपोज पे आधारित हमने पढ़ा था आपके पास वर्ग आव्यूह के कुछ रूप, तो उसमें था आपके पास सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। तो अगर मैंने कहा ए इक्वल टू ए आई जे, आपके पास क्या है, इज एम ऑर्डर्ड स्क्वायर मैट्रिक्स,
ये m कोटि का क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, यानी इसकी पंक्ति और कॉलम की संख्या कितनी है, m है। ठीक है, तो देन ए क्या कहलाता है, इज पहला आपके पास क्या, इसके कहलाएगा सिमेट्रिक कहलाएगा, ये कहलाएगा सिमेट्रिक इफ़ एंड ओनली इफ़ यदि ए डैश इक्वल टू क्या हो जाए, ए के बराबर। अगर जो वर्ग आव्यूह ए है उसका परिवर्त आव्यूह ए के बराबर तो कहलाएगा सिमेट्रिक, और दूसरा केस होगा ए इज स्क्यू सिमेट्रिक, तो उसके लिए कंडीशन क्या थी कि ए डैश इक्वल टू क्या आना चाहिए, माइनस ऑफ ए। तो ये इस प्रकार से आपके पास हमने आपके पास सममित व विषम समित आव्यूहों के बारे में भी यहाँ पर आपके पास पढ़ा, जो कि ट्रांसपोज पैदा है। ठीक है, उसके बाद हमने आपके पास जो टॉपिक पढ़ा वो आपके पास है एलिमेंट्री ऑपरेशन। इसे एलिमेंट्री ऑपरेशन भी कहते हैं या ट्रांसफॉर्मेशन यानी रूपांतरण। कुछ 3 बेसिक ऑपरेशन आपके पास हैं जिनकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, आपके पास किसी स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए, आपके पास किसी भी मैट्रिक्स के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम उनका उसका रूपांतरण या आपके पास ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। तो 3 रो के लिए है, तो वैसे 3 किसके लिए, कॉलम के लिए भी हैं आपके पास। ठीक है, और इनकी मदद से हमने पढ़ा आपके पास इन्वर्स निकालना। देखो पहला आपके पास ऑपरेशन जो रो के लिए था वो आपके पास था कि 2 पंक्तियों का आपस में विनिमय, तो ऐसे ही आपके पास कॉलम के केस में भी हो सकता है विनिमय। ये डबल हेडेड जो एरो रखता है इसका मतलब विनिमय आपके पास, यानी इंटरचेंज आपके पास। ठीक है, दूसरा ऑपरेशन था किसी कांस्टेंट या आपके पास किसी अचर या अधिक से गुणा आपके पास किसी पंक्ति का, यानी आर आई को चेंज करना कैसे, के टाइम्स ऑफ आर आई में। यहाँ पर मैंने देखो डबल हेडेड ने एक तरफ बनाया, मतलब इसको ऐसे बना दिया है, या के से गुणा कर दिया है, और दूसरा आपके पास ऐसी क्या कॉलम में भी लेगा सी जे के टाइम्स ऑफ सी जे। ठीक है, और तीसरा ऑपरेशन था कि किसी पंक्ति में किसी दूसरी पंक्ति के अवयवों को किसी नॉन जीरो नंबर से गुणा करके जोड़ना, और ऐसे क्या था कॉलम के साथ भी था सी आई प्लस के टाइम्स ऑफ सी जे। तो आपके पास जो पंक्तियों के लिए वही आपके पास क्या है, आपके पास उसमें कॉलम पे भी वैसे ही ऑपरेशन लग रहे हैं। और ये इंपॉर्टेंट किस लिए था आपको मैं मालूम है कि इसकी मदद से हम क्या निकालते हैं, ए इनवर्स निकालते हैं, मतलब व्युत्क्रमणीय आव्यूह हमने पढ़ा उसके बाद फिर उसके लिए हम ए इनवर्स निकालते हैं। ठीक है, तो ये है क्या एलिमेंट्री ऑप्शन, हम क्या बार क्या है क्या आपके पास ये प्रारंभिक संक्रियाएं जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, आपके पास किसी आव्यूह का रूपांतरण करते हैं। ठीक है, रूपांतरण। फिर इस पर आधारित था सबसे इंपॉर्टेंट जो है इस चैप्टर का, जिसके क्वेश्चन अधिकतर 4 या 6 नंबर में आता है, वो था इन्वर्टिबल मैट्रिसेस आपके पास। ठीक है, तो उसके बाद का जो टॉपिक था वो था इन्वर्टिबल मैट्रिसेस, यानी आपके पास व्युत्क्रमणीय आव्यूह। ये कॉन्सेप्ट जो आपके पास है वो आगे भी यूज़ होने वाला आपके पास, जो अगला चैप्टर उसमें भी हम एक और मेथड पढ़ेंगे इनवर्स मैट्रिक्स को निकालने का। ठीक है, तो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स आपके पास इफ़ आपके पास देखो इफ़ ए इक्वल टू ए आई जे इज एम ऑर्डर्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। मैंने कहा आपके पास अगर ये एक ए जो है आपके पास वो एम कोटि का क्या है, वर्ग आव्यूह है, तो ए क्या कहलाता है, इनवर्टिबल। यानी इसका अर्थ क्या हो गया कि आपके पास उसके लिए वर्ग आव्यूह होना अनिवार्य है, यानी वर्ग आव्यूह ही इन्वर्टिबल होना। ठीक है, इन्वर्टिबल इफ़ एंड ओनली इफ, ये कंडीशन क्या ये लिखा मैंने, इफ़ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट, उसके लिए क्या होना चाहिए, अदर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर। कंडीशन क्या होना चाहिए कि उसके लिए एक और वर्ग आव्यूह उसी कोटि का बी एग्जिस्ट। उसके लिए आपके पास देखो इफ एंड ऑल देयर एग्जिस्ट अदर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर बी, इस प्रकार से कि कंडीशन हो जाए ए बी इक्वल इंटू ए इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए इक्वल टू आई। अब अगर ऐसी कंडीशन फॉलो हो रही है तो हम क्या कहेंगे आपके पास इस केस में, देन ए जो है वो इन्वर्टिबल तो है ही, और बी क्या कहलाएगा, इज इनवर्स मैट्रिक्स ऑफ ए। और इसको नोटेशन का पास नोटेशन इसका है बी बराबर ए इनवर्स द्वारा इसको डिनोट किया जाता है बस। ठीक है, तो ये इस प्रकार से है। तो ये इन्वर्टिबल मैट्रिक्स था, और रूपांतरण जो है जो आपके पास हमने एलिमेंट्री ऑपरेशन उसकी मदद से हमने क्या किया था, इसके
इसके इन्वर्टिबल मैट्रिक्स को हमने ज्ञात किया था, ठीक है। तो उसके अलावा जो रूल था वो आपके पास होता क्या है कि A इक्वल टू आई ए, अगर आप रो वाले ट्रांसफॉर्मेशन लगाते हैं तो आपके पास ये रो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए था, और कॉलम वाले लगाते हैं तो उसके लिए था A इक्वल टू ए आई। ये दोनों के इनपुट थे, दोनों ट्रांसफॉर्मेशन के, और हमें क्या करना होता है कि जो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन था उसकी मदद से इस ए पर ऑपरेशन लगाते हैं, उसको बनाना होता है, चेंज करना होता है आई में, किस में, चेंज में, आई में। और ऐसे ही जो ऑपरेशन आप लेफ्ट हैंड साइड में लगाओगे वही ऑपरेशन किस में लगाना होता है, इधर वाले आई में। तो अपने आप ही ये किस में चेंज होता है, बी में चेंज होता है। तो इस केस में बी इक्वल टू ए इनवर्स ऐसा आता है, और इस केस में भी वही करना है, बस यहाँ क्या है, रो वाले केवल रो वाले लगाने हैं, जबकि इस केस में क्या है, कॉलम वाले लगाओगे। तो मेथड तो वही है आपके पास कि ए को चेंज करना है आई में, और इधर ए ऐसे ही रहेगा, और ये आई अपना भी किस में चेंज हो जाएगा, बी में चेंज हो गया, और बी कुछ और नहीं होता है, ए इनवर्स, ठीक है आपके पास। तो ये इस प्रकार से आपके पास इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़े हैं वो आपके पास मैंने आपको इस वीडियो में बताया। थोड़ा सा आपको ये है कि आप थोड़ा समरी आपके पास मिल जाए, और जो आपने पढ़ा है उसका थोड़ा रिवीजन हो जाए। साथ में मैं आपके पास इन मेन टॉपिकों का आपके पास जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा आपके पास, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो से हम आपके पास जो नेक्स्ट चैप्टर आपके पास है डिटरमिनेंट चौथा, उसको हम पढ़ने वाले हैं आपके पास, ठीक। तो आपके पास जितने भी वीडियो आपके पास हैं उनको पूरा आप देखिए आपके पास, और कॉन्सेप्ट को समझिए। आप अगर कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा तो आप इजीली सभी क्वेश्चन कर सकते हो आपके पास।